जय हिंद एवरीवन। तो हम नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। कुछ आपका नॉलेज भी मैं लूंगा, ठीक, क्योंकि जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा, जो 11th क्लास का स्टूडेंट है वो थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ चुका होता है और 12th क्लास के स्टूडेंट ने ये चीज़ पढ़नी होती है। तो जो स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स हैं वो बिल्कुल बेसिक रखेंगे, एकदम जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी इसको स्पीड में करेंगे एंड बाकी चीजें हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। सभी को पता है वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर क्या होता है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें होती है ना। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। कुछ टाइम बाद ये कहा गया कि जो करंट होती है, करंट है ना, इस करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। तो फिर एक चीज और जोड़ी गई कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, है ना, डायरेक्शन हो एंड जो ट्राइंगल एडिशन लॉ को होल्ड करती है। ये क्या चीज है, ये सब आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वेक्टर होता क्या है अब हमारी दुनिया में, मैथ्स की दुनिया में, कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और जो ट्राइंगल एडिशन लॉ को भी होल्ड करती है, उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। ठीक, छोटी छोटी चीजें, इंट्रोडक्शन है, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब किसी भी वेक्टर को दिखाने का तरीका क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो हम किसी भी वेक्टर को ना लाइन सेगमेंट से दिखाएं। अब मैंने यहाँ पर लाइन की बात नहीं की, लाइन सेगमेंट की बात की है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट वो क्वांटिटी होती है जिसकी लेंथ फाइनाइट होती है, ठीक है, क्योंकि लाइन की लेंथ इनफाइनाइट होती है, बट लाइन सेगमेंट जो होता है वो फाइनाइट लेंथ का होता है। अब क्योंकि ये फाइनाइट लेंथ का है तो इसके पास कोई इनिशियल पॉइंट भी होगा, कोई टर्मिनल पॉइंट भी होगा। दिस इज व्हाट, दिस इज इनिशियल पॉइंट आई एंड दिस इज व्हाट, दिस इज टर्मिनल पॉइंट टी। ठीक। अच्छा, वेक्टर में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस डायरेक्शन में काम कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि मैं ए से बी की तरफ हूं तो मैं ऐसे एरो लगाकर दिखाऊंगा और उसको लिखकर दिखाऊंगा ए बी वेक्टर। वेक्टर मतलब ए बी के ऊपर ऐसा एरो लगा के। और अगर मैं इसको इस तरफ दिखाऊंगा तो मैं इसे बोलूंगा बी ए वेक्टर। ठीक, कि बी से ए की तरफ। अगर इस तरफ जाऊंगा, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो मैं बोलूंगा ए बी वेक्टर। अगर मैं बी से ए की तरफ जाऊंगा तो मैं बोलूंगा बी ए वेक्टर। इनके बीच की जो ये लेंथ है, इसी लेंथ को मैं कहता हूँ दिस इज मैग्नीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। ये इस लाइन सेगमेंट का क्या है? मैग्नीट्यूड है। या फिर आप ये बोलो ये इस ए बी वेक्टर का क्या है? मैग्नीट्यूड है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा कि ए बी वेक्टर और इस पर मैंने ये मॉड अप्लाई कर दिया। ठीक, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। ठीक। थर्ड पॉइंट, हम एंगल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर। किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच में एंगल्स कैसा हो? देखो, मैं बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगा और आपको बहुत हाई लेवल पर लेकर जाऊंगा। तो आराम से पेशेंस लेवल के साथ लेक्चर्स देखना, आपको मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी पैदा होगा। ठीक। किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल्स। अब सबसे पहली बात, एंगल्स कब बनेंगे वेक्टर में? तो सपोज मेरे पास दो लाइन सेगमेंट है, सबसे पहला लाइन सेगमेंट ये है, दूसरा लाइन सेगमेंट ये है। तो आप हमेशा याद रखना, एंगल तभी बनेगा जब दोनों वेक्टर्स एक फिक्स्ड पॉइंट से बाहर की तरफ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहर की तरफ जानी चाहिए आपकी दोनों के दोनों वेक्टर्स। सपोज ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये थीटा तभी डिफाइन होगा जब दोनों के दोनों एरोज आपको बाहर की तरफ निकले हुए मिलेंगे। ठीक। और मैं क्या बोलूंगा कि जो थीटा है वो किन के बीच में बन रहा है? ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर। उसको दिखाने का तरीका होगा ओ ए और ओ बी के बीच में एंगल ऐसे करके। ये इसका मतलब है थीटा क्या है? ओ ए और ओ बी के बीच में बना हुआ एंगल है। ठीक है, ये बात क्लियर है? अच्छा, अगर थोड़ी देर के लिए मैं इस चीज को कुछ इस टाइप का दिखा देता हूँ, यहीं पर शुरू कर देता हूँ। सपोज ये मेरे पास ट्राइंगल है, ठीक है, एंड दिस वी हैव सपोज ए बी एंड सी। ये बी से सी की तरफ एक एरो जा रही है और सी से ए की तरफ। अब आप ये नहीं कहोगे यहाँ पर थीटा है, नहीं, बीसी और सीए के बीच में एंगल थीटा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो इस सी के पास एरो एक आ रही है और एक जा रही है। सी पर एंगल तभी बनेगा जब दोनों एरो बाहर की तरफ होंगी। तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा ना, ये एरो बाहर की तरफ और इस पॉइंट से ये एरो भी बाहर की तरफ। तो अब जो ये एंगल बनेगा थीटा,
ये बनेगा BC और CA के बीच का एंगल। ये कुछ छोटी छोटी बात है लेकिन ट्रेंड है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको अपने दिमाग में रखते हुए चलिए। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टाइप्स। तो सबसे पहले टाइप्स तो मेरे पास सभी को पता होगा, फिजिक्स में आप पढ़ के आते हैं। दिस इज नल वेक्टर। जैसे नल मैट्रिक्स होती है वैसे ही नल वेक्टर होता है। नल वेक्टर क्या होता है, इसको हम जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड, छोटी छोटी बातें बस, इसका मैग्नीट्यूड तो जीरो होता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो होती है ना, डायरेक्शन डायरेक्शन इसकी डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है, सो दिस इज अनडिफाइंड। ठीक, डायरेक्शन इसकी अनडिफाइंड होती है, मैग्नीट्यूड इसका जीरो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात बोलूं कि ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर का मतलब आप जिस पॉइंट से चले, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट हो गए, तो ये वेक्टर क्या है, दिस इज जीरो वेक्टर। क्लियर है बात। अच्छा, सेकंड चीज, अगर किसी भी वेक्टर की मैंने जीरो वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवा दी तो वो जीरो होगा। ठीक है, वो क्या होगा, नल वेक्टर होगा। आप इसको जीरो नहीं बोलोगे, नल वेक्टर बोलोगे। अभी क्रॉस प्रोडक्ट क्या है ये सब चीजें हम आगे समझेंगे, लेकिन इस नल वेक्टर से रिलेटेड जो जो रिजल्ट है वो आपको बता रहा हूँ। अगर आपने किसी भी वेक्टर की नल वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवा दी तो उसका आंसर जीरो वेक्टर आएगा। ठीक, एक और चीज ये आपने जरूर फिजिक्स में पढ़ी होगी। सपोज करते हैं हम कि मेरे पास कोई भी दो वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट सपोज नल वेक्टर आ गया, एंड एट द सेम टाइम ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी मेरे पास जीरो वेक्टर आ गया। मतलब किन्हीं भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो है और किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो है। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, ये चीज मैं आपको आगे दोबारा पढ़ाऊंगा कि क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, बट जीरो वेक्टर की, ये नल वेक्टर की एप्लीकेशन है तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। क्रॉस किन्हीं भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब होता है कि ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है। एंड किन्हीं भी दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब है कि ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। तो ऐसा साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं होता है कि किन्हीं भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो बन जाए और एट द सेम टाइम उसी समय उन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो बन जाए। लेकिन ये केवल एक ही केस में पॉसिबल हो पाता है, जब वन ऑफ देम इज जीरो वेक्टर। ठीक, तो ये चीज लिखी जाती है कि भाई ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं हो सकती है तो केवल एक ही कंडीशन में हो सकती है, जब इनमें से कोई एक वेक्टर क्या बन जाए, आपका जीरो वेक्टर बन जाए। ये बात क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपके पास यूनिट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है। ठीक, समझते हैं क्या होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सभी को पता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। सपोज अगर मेरे पास कोई ए वेक्टर है तो इसको मैं यूनिट वेक्टर तभी कहूंगा जब इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वन होना चाहिए। मतलब लेंथ कितनी होनी चाहिए इसकी, वन होनी चाहिए, तभी मैं इसको यूनिट वेक्टर बोलूंगा। यूनिट वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, डायरेक्शन दिखाने के लिए। ठीक, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, डायरेक्शन दिखाने के लिए। ये बात क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मेरे पास कोई ए वेक्टर गिवन है, दिस वी हैव सपोज एनी वेक्टर, ये कोई भी वेक्टर है, तो इसके यूनिट वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए के ऊपर ऐसे कैप। इसको मैं बोलूंगा ए कैप। दिस इज व्हाट, दिस इज ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। ठीक, सो ए कैप जो होता है दिस इज ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि ए वेक्टर जो होता है वो ए कैप इनटू मॉड ए वेक्टर के बराबर होता है। तो हम ये जो ऊपर बात कहते हुए आ रहे हैं कि वेक्टर के पास उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जो कैप बताता है वो बताता है डायरेक्शन को। ये किसको बताता है, डायरेक्शन को। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नीट्यूड। दिस इज मैग्नीट्यूड। सो कोई भी वेक्टर जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो उसकी डायरेक्शन से और एक उसके मैग्नीट्यूड से। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक, अच्छा, सेकंड चीज, अगर आपको सपोज एक्स वाई प्लेन में यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करोगे, तो हम बोलते हैं भाई एक्स एक्सिस में आई कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और वाई एक्सिस में जो जे कैप होता है वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इन द सेम वे इधर नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस आई कैप और इधर
नेगेटिव वाई डायरेक्शन में माइनस का जे कैप। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमने क्या बोला कि किसी भी वेक्टर का जो कैप होता है, ये आई कैप की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स वेक्टर अपॉन मॉड एक्स वेक्टर। ये तो आपने बोला कैप को, क्या बोला, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, है ना। लेकिन अगर आप मॉड एक्स के ऊपर बात करो, सो मॉड एक्स के इनफाइनाइट लेंथ का है, मॉड एक्स के इनफाइनाइट लेंथ का, सो एक्स वेक्टर क्या है, एक्स वेक्टर भी अपने आप में इनफाइनाइट लेंथ का है। सो दिस इज नथिंग बट द इनफाइनाइट बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट। अब आपने तो ये बोला कि ये आई कैप यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स इसका जो मॉड्यूलस है वो 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हो कि आई कैप की वैल्यू इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होगी, तो यस दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। और इनडिटरमिनेट फॉर्म आपने लिमिट में पढ़ी है, कभी ना कभी इसकी वैल्यू 1 आपको देखने के लिए जरूर मिलेगी। इनडिटरमिनेट का मतलब क्या होता है, ऐसी फॉर्म जिसको आप डिटरमाइन, जो बहुत वैल्यूज दें, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे, तो कोई एक वैल्यू की 1 भी रही होगी, दैट्स वाई हम एक्स एक्सिस में आई कैप को यूनिट वेक्टर कह रहे हैं और वाई एक्सिस में जे कैप को यूनिट वेक्टर कह रहे हैं। तो कल की डेट में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लो कि ए कैप ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर होता है, तो इस हिसाब से आई कैप का जो मैग्नीट्यूड वो इन्फिनिटी बनेगा, तो कैसे आप आई कैप को यूनिट वेक्टर कह रहे हो, तो उसका आंसर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी और कभी ना कभी आपको बन भी ये पकड़ा देगा। ठीक, सेकंड पॉइंट कि ये तो आपने एक्सिस के ऊपर बात करी, है ना। सपोज कोई भी पॉइंट मेरे पास यहाँ पर गिवन है, दिस वी हैव एनी पॉइंट पी, और मुझे इस पी पॉइंट का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर। एक्स वाई प्लेन में कोई भी एक पॉइंट है, मुझे इसका, अभी आपने क्या बोला कि एक्स एक्सिस में अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो वो आई कैप है, वाई एक्सिस में अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो वो जे कैप है। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ प्लेन के ऊपर, कि अगर प्लेन में अगर मेरे पास कोई पॉइंट है तो मैं उसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करूंगा। तो मैंने कहा बहुत सिंपल सी बात है, आप ओरिजिन से ये डिस्टेंस कैलकुलेट करो, इस वेक्टर, इस लाइन में एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल जरूर बनाएगा। देखिए एंगल कब बनता है, ये ओपी, ये सपोज ओ वेक्टर ओ है, ओरिजिन है, ये ओपी वेक्टर बाहर की तरफ है और ये आई कैप जो है मेरा डायरेक्शन वाला, ये बाहर की तरफ है, इसलिए यहाँ पर एंगल बन रहा है। अब इस पॉइंट का जो यूनिट वेक्टर होगा वो हम कैसे दिखाएंगे, हम बोलेंगे दिस इज नथिंग बट कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा, कि किसी भी पॉइंट में जो एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट रखा हुआ है उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक, ये बात क्लियर हो। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेना, बाकी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट सेक्शन में जो भी चीजें हैं, जो चीज आपको समझ नहीं आती है या जो आपको लगता है कि ये चीज ऐसे नहीं बल्कि ऐसी होनी चाहिए, वो जरूर बताया करो। तो मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है कि मुझे एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इस लाइन के पैरेलल हो। सबसे पहली बात, x प्लस वाई इक्वल टू 1 ये स्ट्रेट लाइन है, सब है ना, ये चीज आप पढ़ चुके हो। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, जिसने लेक्चर नहीं देखे वो लेक्चर जाकर देख लेना। x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 क्या बनेगी आपकी, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। कहाँ कहाँ पर कट करेगी, ये पॉइंट क्या होगा 1,0, दिस पॉइंट इज व्हाट 0,1। अब कोई भी इसके पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करो, सपोज ये मैंने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, और कोई जरूरी थोड़ी है वो पैरेलल लाइन इसी तरफ होगी, ऐसा भी हो सकता है कि वो पैरेलल लाइन इस तरफ भी है ना, दोनों तरफ आपकी पैरेलल लाइन बन सकती है। ठीक, सपोज एक पैरेलल लाइन मेरे पास ये, इस एक्सिस को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, एक्सिस बढ़ा दी, एक्स एक्सिस लो। सपोज करते हैं कि जो ये पहला वाला है इसकी डायरेक्शन यहाँ पर है और इसकी डायरेक्शन यहाँ है, तो दोनों पैरेलल ही ना, डायरेक्शन तो अपोजिट हो सकती है, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पर है, इसकी डायरेक्शन यहाँ पर। अब आप मुद्दे की बात ये बताओ, अगर ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज व्हाट थीटा, तो ये एंगल कितना होगा,
ठीक, ये बताओ सबसे पहली बात। अच्छा, ये एक्स एक्सिस है, ये बाहर की तरफ है। किस तरफ है? बाहर की तरफ है। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर ये जो लाइन आपने खींची है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है मेरी? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ से मैं केसेस बनाना शुरू करता हूँ। सपोज जो मेरे पास लाइन है, ये इसकी डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ। तो देखो, इस पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो ये बाहर की तरफ जा रहा है और ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो थीटा एंगल बनना पॉसिबल है। ये बात पकड़ में? ठीक, ओके। अगर ये लाइन जो इस लाइन के ये पैरेलल है, तो इसके लिए भी ये लाइन बाहर की तरफ जा रही है और ये लाइन बाहर की तरफ जा रही है, मतलब ये थीटा बनना पॉसिबल है। ठीक, तो क्या आप बताओगे इसके लिए थीटा कितना होगा? तो आप कहोगे 3π/4। सो सिंपल। ठीक, बहुत सिंपल सी चीज है। तो व्हाट इज टेन थीटा इज -1। यहाँ पर आप दिमाग मानना कि क्यों ये एंगल 3π/4 है। ये बात क्लियर है? सेकंड चीज, क्या यहाँ पर एंगल बनेगा थीटा? तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे इस पॉइंट से ये लाइन तो बाहर की तरफ जा रही है, ये देखो ये बाहर की तरफ जा रही है, लेकिन ये लाइन इस पॉइंट के अंदर की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर थीटा नहीं बनेगा। थीटा कहाँ बनेगा? इस लाइन को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा ऐसे। ठीक, आगे बढ़ाने पर अब ये लाइन बाहर की तरफ जा रही है इस पॉइंट से, और ये लाइन बाहर की तरफ जा रही है, तो अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा दिस इज योर थीटा। और यहाँ के लिए थीटा कितना होगा? π/4। तो व्हाट इज 10π/4? 10π/4 इज 1। ठीक, तो बेसिकली आपको जो टेन थीटा है ना, जो एंगल्स है वो दो मिलेंगे, 1 एंड -1। ये बात क्लियर है? तो आपके पास दो यूनिट वेक्टर निकलेगा। तो जो फर्स्ट वाला यूनिट वेक्टर निकलेगा, फर्स्ट यूनिट वेक्टर, सपोज मैं 3π/4 के लिए काम कर रहा हूँ, तो वो क्या निकलेगा? cos थीटा मतलब 3π/4 आई कैप प्लस साइन थीटा यानी साइन 3π/4 जी कैप। और cos 3π/4 कितना होता है आपका? इज -1/√2। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का है, और दिस इज व्हाट? दिस इज 1/√2 जी कैप। और जो दूसरा वाला यूनिट वेक्टर निकलेगा π/4 के लिए, वो कितना निकलेगा? 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जी कैप। ठीक, सो आप इतने का रिवीजन करना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।